कल की क्लास में बच्चों हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम उसका टेक्स्ट पढ़ा था और परसों की क्लास में उसे समझा था, ठीक है। और कल की क्लास में हमने और क्या भी देखा था, हाँ उसके मेरिट्स भी देखे थे, ग्राफ वगैरह देखा था, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है उसके बारे में हमने समझा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एक बार चीजों को रिकॉल करा सकते हो आप। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट कैसे निकलता है? बोलो, रेट कैसे निकलता है? डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। किसके थ्रू निकलता है रेट? डिमांड एंड, और डिमांड एंड सप्लाई कौन करता है और कहां पे करता है? कौन सी मार्केट में? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो यही बता दो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई होती है, जिस मार्केट में, उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और कौन करता है ये डिमांड? डिमांड और सप्लाई कौन करता है? कंज्यूमर। जैसे कि तूने कभी किया, डॉलर परचेज किया। कंज्यूमर कौन से वाले कंज्यूमर? स्पेसिफिकली बताओ, जो फॉरेन एक्सचेंज में क्या करते हैं? डील करते हैं। जैसे कि किसको चाहिए, कौन डिमांड कौन करेगा, सप्लाई कौन करेगा? बैंक्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ठीक है, फार्म्स हो गई जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इंडल्ज है, ठीक है, और कौन हो गए? और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो क्या करते हैं, इनकी खरीद और बेच करते हैं, मतलब जो वेंचर कैपिटल में पैसा लगाते हैं, वो भी तो क्या करेंगे? डिमांड और सप्लाई करेंगे। से और नो? तो ये लोग डिमांड और सप्लाई करते हैं, और कहां पे करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जिसकी हेल्प से क्या निकलता है? रेट निकलता है। और रेट कहां पे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा? जब डिमांड कर्व किसको इंटरसेक्ट करेगा? सप्लाई कर्व को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। देन जो रेट आने वाला है वो रेट कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। कौन सा रेट होगा? क्या हम इसे पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं? बिल्कुल, इसे हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। अगर बात करें फ्लेक्सिबल के मेरिट्स की, फ्लेक्सिबल के, तो फ्लेक्सिबल के 4 मेरिट्स बताओ जल्दी से मेरे को। गोल्ड रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड, वहां पे थे, यहाँ पे दूसरा इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, वहां पे कैपिटल मूव नहीं हो पाती थी क्योंकि बड़ा सारा पैसा हमने रिजर्व में लगाना पड़ गया था, और यहाँ पे कैपिटल मूव हो जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड वाला, ये किसको एनकरेज करता है? वो क्या करता था? डिस्करेज करता था किसको? वेंचर कैपिटल को। और फोर्थ, हाँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ या ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे ऑप्टिमम एलोकेशन होगा किसका? रिसोर्सेज का, जबकि वहां पे नहीं होता था, बिकॉज द रेट डिटरमाइंड अंडर, या डिटरमाइन भी नहीं बोलना चाहिए, द रेट फिक्स्ड अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में और मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट, ठीक है। और फिर लास्ट में कल हमने बात की थी किसकी? डीमेरिट्स की, ठीक है ना। डीमेरिट्स का मैंने कल आपको हेडिंग हेडिंग कराई थी। ये जो उसके क्या थे? मेरिट्स थे, उनको ऑपोजिट करके यहाँ पे क्या बन गए? इसके डीमेरिट्स बन गए। तो एक बार बता सकते हो यहाँ पे जो पहला है, मार्केट इनस्टेबिलिटी, ये क्यों रहती है फ्लेक्सिबल में? मार्केट इनस्टेबल कैसे रहेगी? क्योंकि रेट क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है ना। डे टू डे कर रहा है या इवन सेकंड टू सेकंड कर रहा है? तो बताओ, मार्केट में स्टेबिलिटी रहने वाली है या बहुत ज्यादा अप डाउन होने वाले हैं? अप डाउन होने वाले हैं। जैसे ही कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हुआ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुई या कहीं पे कोई अटैक हो गया, है ना, तो बड़ा इंपैक्ट देखने मिलता है किसके ऊपर? किसके ऊपर? हाँ, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रेट के ऊपर, यानी कि फॉरेन करेंसी के रेट के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि एक कंट्री के जो कनेक्शंस होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वे में हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कि कैसे एनवायरनमेंट इंपैक्ट करता है किसी बिजनेस को, किसी कंट्री को, किसी स्टेट को, ठीक है ना। हाँ जी, इसके अंदर का टेक्स्ट पढ़ो एक बार, कोशिश करो पढ़ने की कि हमें समझ में आ रहा है क्या, वरना फिर मैं बता रहा हूँ। आया समझ में? बस ये बताओ किसको नहीं आया समझ में। चलो ये तो बताओगे किसको समझ में आया। आयुष, आगे समझ में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। बता ही रहा है अभी तो कि इनस्टेबिलिटी क्या करता है? क्रिएट करता है। देयर इज अ हाई रिस्क
फॉर द ट्रेडर्स, किसके लिए रिस्क है? जो ट्रेड करते हैं किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में। एंड इन्वेस्टर, और किसके लिए? अच्छा एक सवाल आपसे पूछूं क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर? बड़ी कॉमन टर्म है जो शेयर मार्केट में भी चलती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर? ट्रेडर क्या करता है? वो ट्रेडिंग करता है। अच्छा, ये बच्चा कह रहा है इन्वेस्टर एक ही बार करता है, मतलब एक ही बार करने का मतलब है कि वो इन्वेस्ट करके छोड़ देता है लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म में कौन डील करता है? ट्रेडर। यानी कि ट्रेडर खरीद और बेच करता रहता है, बाय और सेल करता रहता है। अभी बाय की, जैसे उसे लगा कि थोड़ा मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा जो उसके टारगेट थे, तो वो क्या कर देगा? सेल कर देगा। तो ये तो होता है ट्रेडर। लेकिन इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता है ना। किसकी शॉर्ट टर्म मेंटालिटी होती है बताना आप मेरे को? ट्रेडर की। लेकिन लॉन्ग टर्म मेंटालिटी किसकी होती है? इन्वेस्टर की। तो यहाँ पे ट्रेडर भी काम करते हैं और कौन कौन भी काम करते हैं? इन्वेस्टर भी काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि हाई रिस्क होता है ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बिकॉज रेट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, अनस्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज किसके लिए टेंशन क्रिएट कर देगा? ये फ्लेक्सिबल किसके लिए टेंशन क्रिएट कर सकता है? गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए? क्यों? क्योंकि पॉलिसीज हमें चेंज करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। किसके अकॉर्डिंग? जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होगा, चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ जाएगी। पास्ट में भी इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला। अगर हमने डिसाइड किया कि हमने इतनी यूनिट का इंपोर्ट करना है और एक्सचेंज रेट क्या हो जाए? चेंज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि हम इंपोर्ट कम करेंगे, अपने देश के अंदर ही कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है ना। तो जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जो लॉन्ग टाइम के लिए जो पॉलिसीज है या देश के लिए जो पॉलिसीज है, वो क्या हो जाती है? यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है ना। क्या हो जाती है? यानी कि वो स्टेबल रहती है, अनस्टेबल हो जाती है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे डे टू डे फ्लक्चुएशंस, क्योंकि डे टू डे फ्लक्चुएशंस होते हैं इन द एक्सचेंज रेट। इन द एक्सचेंज रेट किसमें? एक्सचेंज रेट में मेक्स बाइलेटरल ट्रेड डिफिकल्ट। इससे क्या हो जाता है बच्चों? जो बाइलेटरल ट्रेड है वो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब दो देशों के जो बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ रिस्क। क्योंकि क्या होता है? रिस्क बड़ा ज्यादा होता है। दिस रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इससे किस में रेस्ट्रिक्शन लगती है? हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड इससे क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इकोनॉमी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। मैंने एक चीज छोड़ दी क्या कुछ? हाँ, बाय अच्छा मैंने इसमें ये पढ़ दिया, इसका टेक्स्ट पढ़ दिया, सॉरी बच्चों। अनस्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। अंडर दिस सिस्टम पॉलिसी फॉर्मुलेशन बिकम डिफिकल्ट। इस सिस्टम में क्या होता है? फ्लेक्सिबल में जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो क्या हो जाता है? काफी डिफिकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब लंबे समय के लिए हम क्या नहीं बना के छोड़ सकते? पॉलिसीज बना करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो रेट है वो किस में चेंज हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है शॉर्ट टर्म में। ठीक है ना। रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द मार्केट। क्योंकि मार्केट में क्या है? इनस्टेबिलिटी। ये मैंने बता दिया आपको, बायलेटरल ट्रेड डिफिकल्ट कैसे हो जाता है, क्योंकि वही डे टू डे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। इसकी वजह से रिस्क वाला फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लोग थोड़ा एनकरेज नहीं होते क्या करने के लिए? डील करने के लिए इंटरनेशनल मनी मार्केट में। ठीक है। लास्ट ये देखो, अच्छा ये जो तीन है, शुरू के तीन है, ये तो देखना उसके ऑपोजिट है। कैसे? वहां पे क्या थी? मार्केट स्टेबल रहती थी, एमएसजी था ना, एमएसजी, एम फॉर मार्केट स्टेबिलिटी। यहाँ पे मार्केट इनस्टेबल होती है। वहां पे एस फॉर स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज अनस्टेबल है। और जी फॉर यहाँ पे बोल रहा है बायलेटरल ट्रेड्स बिकम डिफिकल्ट। वहां पे तो ग्रोथ होती थी ट्रेड में, यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, बात करें अगर किसकी हम, ये चौथी हेडिंग की, तो चौथी हेडिंग क्या बोल रही है? डोमेस्टिक इकोनॉमी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो क्या हो जाती है? वल्नरेबल हो जाती है। वल्नरेबल का मतलब होता है बच्चों वीक पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? इसका मतलब है क्यों पड़ जाती है वीक? क्योंकि बच्चों आग उधर लगेगी और धुआं इधर निकलेगा, चाटा किसी और को लगेगा, दर्द किसी और को होगा। सही बात है। हाँ जी बच्चों, वॉर तो चल रहा है किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में। और इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? इंडियन करेंसी के ऊपर। मतलब लेना नहीं देना नहीं, मतलब वो चलो अपने आप लड़ रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क किस लिए पड़ता है? क्योंकि हम किससे भी डील करते हैं? रशिया से भी डील करते हैं,
और किससे भी डील करते हैं, यूक्रेन से भी डील करते हैं। सही है सोनो? हाँ जी। तो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या पड़ जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। हाँ बोलो। चाटा किसी और को लगा और दर्द किसी और को हुआ, आग कहीं और लगी और धुआं कहीं और निकला। बात समझ में आई? तो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि हमारी इकोनॉमी ना जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, अरे सुनो, जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, जो झटके लगते हैं, उनसे हमारी इकोनॉमी क्या होती है, वीक पड़ जाती है। क्योंकि प्योर प्योर किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे, हाँ, जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर क्या पड़ता है, अलग अलग करेंसी के साथ इम्पैक्ट पड़ता है। तो देख लो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इंटीग्रेट्स वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ने अलग अलग इकोनॉमी को क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। क्या किया है, यानी कि उन्हें कंबाइन किया। अरे आज के टाइम पे हम किसी भी कंट्री से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं, छोड़ के पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन नहीं है, बाकी लगभग लगभग हम कंट्री अलग, जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते ही है। ठीक है। अच्छा, तो ये वही तो बोल रहे हैं कि इसने बहुत सारी इकोनॉमी को क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। यानी कि मैं ये अगर ये बोल दूं कि आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो कोई बात गलत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल सही बात है। इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इससे बच्चों, जब सारी इकोनॉमी, जब जब देखो, अगर मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता तो दूसरे क्या कर रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मेरा कनेक्शन उनसे किसी ना किसी प्रकार से है, चाहे तो डायरेक्टली चाहे तो इनडायरेक्टली, तो आप मुझे बताओ कि मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तो उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। तो वही बोल रहे, इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इससे नेगेटिव चांसेस क्या हो जाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट के चांसेस अराइज हो जाते हैं ऑन द होम इकोनॉमी। किसके ऊपर, होम इकोनॉमी के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी कैन बी ड्यू टू चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे भारत में क्या हो सकता है, भारत में भी क्या हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकती है। किसकी वजह से, केवल हमारी वजह से नहीं, किसकी वजह से, अगर क्या हो जाए बच्चों, इंडिया के जो ये है ना, बेसिकली जो हम इंपोर्ट, जो क्रूड ऑयल को जो इंपोर्ट करते हैं, क्रूड को जो क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें अगर चेंजेस होंगे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगी। नहीं समझ में आया? हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, क्या मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं। उससे फर्दर क्या करते हैं, हम एलपीजी निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, कैरोसिन निकालते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब समझो, जिस कंट्री से हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उस कंट्री की करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाए, तो आप मुझे बताओ हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा या घटेगा? इंपोर्ट बिल बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। पहले डिसाइड कर लो कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। हाँ जी, इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या होएगा बच्चों, क्यों होएगा इंक्रीज? क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो पहले हमें, मान लिया सपोज दैट, हमें $1 देना होता था पहले। क्या देना होता था, $1। और वो डॉलर कितने का था, 80 रुपए का। कितने का, 80 रुपए का। अभी भी मान लिया उसके रेट तो एक ही डॉलर है, लेकिन डॉलर का रेट बढ़ गया। हम मान लिया अरब कंट्री से क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं उनको डॉलर देते हैं, हम क्या देते हैं, लेकिन अगर डॉलर का रेट चेंज हो गया, तो बताओ मेरा जो इंपोर्ट का बिल है वो तो बढ़ जाएगा ना। मान लिया 85 हो गया रेट, तो अब 80 से 85 हुआ, तो मेरे को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 5 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। देश में ना तो डेफिसिट में बजट बना, ना सरप्लस में बजट बना, ना नई करेंसी छपी, हमारे देश के अंदर कुछ नहीं हुआ। केवल किस में चेंज हुआ बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट में। किस में चेंज हुआ? और देखो, हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ के आए कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे आती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं। केवल चेंज क्या हुआ, एक्सचेंज रेट। और फिर भी इन्फ्लेशन आ सकती है कि नहीं आ सकती है? क्यों बेटा, पूरी इकोनॉमी हमारी क्रूड के ऊपर चलती है। किसके ऊपर चलती है? आप देखो, ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है किससे चलता है, क्रूड से चलेगा। जितनी भी मशीनरी है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, वो सब किससे चलती है, क्रूड से चलती है। अब एक बात बताओ, जब इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, यानी कि उनके लिए जो फ्यूल है, फ्यूल फ्यूल उन्हें महंगा पड़ेगा, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा आएगी? सारे बच्चे बड़े होशियार हैं और 11th क्लास में पढ़ के आए हैं एक चैप्टर, हम कौन सा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ के आए कि नहीं आए? तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ये सारे बच्चों को पता है कि जो मार्केट प्राइस है वो भी इंक्रीज होने वाला है। और जब मार्केट प्राइस इंक्रीज होएगा तो इसी को तो बच्चों क्या बोलते हैं,
इन्फ्लेशन बोलते हैं जब इकोनॉमी के अंदर चीजों के रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगी नहीं आएगी। ये इन्फ्लेशन इस बार परचेजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से नहीं आई। कोई बच्चा अगर रट के ये बैठ जाए कि मैं तो बस एक दो सिचुएशन ये रट लूंगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे आती है, तो बच्चों काम चलने वाला नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन आती कैसे है यहाँ पे। अच्छा, अगर एक और सवाल पूछूं। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जब भी मैंने आपको गवर्नमेंट बजट पढ़ाया था तो ये बताया था कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है जब लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है, तो आपने बहुत अच्छे से बताया था मेरे को कि वो कौन से वाली इन्फ्लेशन होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ बोलो ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। वैसे तो और भी होती है, लेकिन जो मैंने आपको बताई हुई, जितनी आपके लिए बताई हुई है मैंने, उसमें से बताओ कौन कौन होती है वो। एक तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होती है डिमांड। वहां पे अगर सरकार लोगों के ऊपर खर्च ज्यादा कर रही है और कलेक्शन कम कर रही है तो वो इन्फ्लेशन होती थी, उससे होती थी ना इन्फ्लेशन, क्योंकि सरकार उनकी जरूरतें पूरी करा रही है और वो अपनी चाह से अपने आप पूरा कर लेंगे, तो यानी कि परचेजिंग पावर ज्यादा हो रही थी। तो बताना वो कौन सी इन्फ्लेशन थी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड खींच रही थी प्राइसेस को ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लेशन होगी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको क्रूड वाला, ये कौन से वाली इन्फ्लेशन होगी बच्चों? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट फोर्स लगा रही है प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। हाँ बोलो ना, कॉस्ट बढ़ी तो प्राइस बढ़ा। हुआ क्या था, स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी कि डॉलर का रेट चेंज हुआ था। किसका चेंज हुआ था रेट? हमारी इकोनॉमी के अंदर तो कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा, डॉलर का रेट चेंज हुआ। हम अरब कंट्री से जब क्रूड मंगाते हैं तो उनको यूएस डॉलर पे करते हैं। अच्छा, यूएस डॉलर हम हमारे को खरीदने हैं, पहले 80 में खरीद रहे थे, अभी कितने में खरीदेंगे? 85 में। तो हमारे बच्चों इंपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ा। इंपोर्ट का बिल बढ़ा हमारा, तो इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर था, ठीक है, और बाकी जो इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए जो फ्यूल की कॉस्ट है वो कम आएगी ज्यादा आएगी? ज्यादा आएगी। फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा आई तो अल्टीमेटली किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ा तो अल्टीमेटली प्राइस भी क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। और ये जब चीजों के प्राइसेस क्या हो गए इकोनॉमी के अंदर, ज्यादा हो गए, तो कौन सी इन्फ्लेशन है बच्चों? ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि कॉस्ट ने मजबूर किया है प्राइसेस को बढ़ने के लिए, ना कि डिमांड ने। इस बार कस्टमर ने डिमांड नहीं करी, इस बार पीछे से फोर्स लगा है प्राइस को बढ़ाने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वही तो बोल रहा है कि इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी कैन बी ड्यू टू, इन्फ्लेशन हो सकती है इंडियन इकोनॉमी में किसकी वजह से? ड्यू टू चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। किसके चेंज होने से? इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और बदले में क्या देती है उसके? यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर अगर महंगा होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर चेंज हो गया, तो हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक और पूछूं क्या मैं आपसे? एक और सवाल पूछूं। ये जो चेंजेस है ना, यहाँ पे जो चेंजेस लिखा हुआ है, अगर मेरे को अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना हो यहाँ पे, अप्रोप्रिएट, चलो मैं बता दूं, आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। या तो इंक्रीज आएगा यहाँ पे या तो डिक्रीज आएगा, तो आप मेरे को बताओ, रेज योर हैंड, यहाँ पे मेरे को इंक्रीज लिखना चाहिए कि डिक्रीज लिखना चाहिए? ये रेज योर हैंड, डिस्क्लोज नहीं करना, जल्दी से बताओ मेरे को, यहाँ पे इंक्रीज लिखना चाहिए डिक्रीज लिखना चाहिए? ये आएगी इन्फ्लेशन। कब आएगी? अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज लिखूं? वेरी गुड, बोलो सारे बच्चे बोल दो। इंक्रीज, INCREASE, ठीक है ना। अगर मैं इंक्रीज लिख दूं यहाँ पे, तो ये सही बात है कि नहीं है? और अगर मैं तो यहाँ पे जबरदस्ती डिक्रीज लिखना चाहता हूँ, तो मेरे को बताओ कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे कि ये स्टेटमेंट सही हो जाए? हाँ जी, जल्दी बोलो। वेरी गुड। यहाँ पे फिर मैं क्या लिख दूंगा? इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ रही है? ये वाहियात सब्जेक्ट है ना बहुत, है ना, बहुत वाहियात है ना, रटने वाला है ना? रटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। वाहियात हो सकता है, कब तक? जब तक आप उसे रटने की कोशिश करोगे। और जब चीजें आपको वर्केबल कंडीशन में समझ में आनी शुरू होगी कि हाँ ये वर्क कैसे करती है, तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं तो मोहब्बत करता हूँ इससे, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में भी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए था जिससे आप मोहब्बत करते हो, बेइंतहा करते हो, ठीक है ना। अपनी हार्ट एंड सोल इसमें डाल दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट को करो, ठीक है ना, क्योंकि मेरा अपना माहौल है। तुम अकाउंट से प्यार कर सकते हो, है ना, आप ज्योग्राफी से कर सकते हो, पॉलिटिकल से कर सकते हो, ठीक है। खैर, नहीं भी करते तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में या बर्बाद ही है तुम्हारी जिंदगी। हाँ जी, समझ में आया क्या?
ठीक है, पक्की बात, आगे चल सकते हैं। अच्छा, इसको चलने से पहले पहले कंक्लूड तो कर दूं इसको कि ये हेडिंग क्या थी, डोमेस्टिक इकोनॉमी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। जो एक्सटर्नली जो हमें शॉक्स लगे, जो झटके लगे, उनसे हमारी इकोनॉमी क्या हो सकती है। हमारी इकोनॉमी के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए जिसने हमारी इकोनॉमी को वीक कर दिया। वीक कैसे कर दिया, वल्नरेबल का मतलब वीक। वीक क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आना अच्छी बात तो नहीं है ना, तो हमारी इकोनॉमी वीक ही तो हो रही है ना। जहाँ पे क्या हो रहा है, चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और मनी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारे घर वाले बोलते हैं, या तुमने कभी उसको देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वो भिड़े अंकल को देखा होगा, तो क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में 10 रुपए। या तुम कभी अपने घर की मीटिंग में बैठ जाओ शाम को, तो तुम्हारे दादाजी टाइप के जो एक दो और जो लोग बैठ जाते हैं उनके साथ में, तो बोलते हैं अरे क्या है, आज तो कुछ भी नहीं होता, हमारे जमाने में 2 रुपए की आती थी, है ना। अच्छा, कॉपी पे क्या नोट करते हैं। अच्छा, ये पहले जमाने में क्या होता था, अपनी बचपन की यादें क्या करते, ताजा करते हैं कि वो हमारे जमाने में ये हम क्या करते थे, 1 रुपए की 16 टॉफी खरीदते थे। 1 रुपए की 16 टॉफी खरीदते थे, बेटा इतना तो हमें भी याद है ना। 1 रुपए की 16 टॉफी, वो ऑरेंज की आती छोटी छोटी, वो दूसरे वाली वो इतनी इतनी सी आती थी। और 1 की 4 वो आती थी, जो ऑरेंज वाली वो थोड़ी बड़ी आती थी ना, वो 1 की 4, वो आजकल वो पैकेट में मिलती है आपको। अच्छा, वो जमाना लाना पड़ेगा पहले उसके लिए। हाँ जी, सुनो, तो क्या हुआ कि ये एक जमाना हुआ करता था, ये इतने की आती थी, और आज ये 200 रुपए। या ऐसे बोलते हैं ना कि आज बच्चे को कुछ ठिकाना ही नहीं है। छोटा सा बच्चा एक किसी कन्फेक्शनरी की शॉप पे खड़ा होकर के 500 रुपए खर्च कर दे, तब भी रोता ही रहेगा। एक बारी मैं एक कन्फेक्शनरी शॉप पे था, और कुछ कुछ मैं बता रहा था कि आपको शेयर की थी शायद मैंने आपको। तो मैं वहां पे मतलब कुछ ले रहा था, तो एक सताया हुआ, हाँ एक सताया हुआ बाप वहां पे अपने 2 बच्चों को ले रहा था, छोटे छोटे बच्चों को। और पता वो उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी जॉब परफॉर्म करके आया है, और शाम को बस अब वो मतलब ऐसी हालत में है कि भाई बस मेरे को बेड दिख जाए और मैं सो जाऊं बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसी हालत में वो बंदा, ठीक है। और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो रोते जा रहे हैं, पापा ये चाहिए। वो मतलब वो बंदा लिटरली ये बोल रहा है कि भाई इसको जो है वो दे दे, जो ये कह रहा है ना। वो बच्चे को जैम्स दिख जा रही है, जैम्स बॉल दिख जा रही है, तो वो देख रहा है, किंडर जॉय दिख जा रहा है, तो भैया अंकल एक ये भी दे दो। ठीक है, उसे पेस्ट्री दिख जा रही है, तो अंकल अंकल एक ये भी दे दो, ठीक है। और वो चिप्स वगैरह के तो भाई पूरे पैकेट भर लिए उन्होंने, ठीक है। अब वो बंदा बस लिटरली यही बोल रहा है, भाई ये जो मांग रहे तू दे दे बस इन्हें, ठीक है। वो बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने खड़े खड़े 600-700 रुपए खर्च करा दिए ऐसे ही, ठीक है। अभी जब तुम घर जाओगे, अब घर जाके दादाजी को पता पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो अपनी दास्तान सुनाएंगे तुम्हें, ए हमारे जमाने में तो 2 रुपए में इतनी चीजें आ जाती थी, 1 रुपए में ये आ जाता था, पॉपकॉर्न। अच्छा, तुम गलती से अगर मूवी में तुम पॉपकॉर्न खा के आ गए, तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, ठीक है ना। 500 रुपए का पॉपकॉर्न कोई खाता है। लिटरली मैं मतलब अभी 3-4 साल पहले एक मूवी देखने के लिए गया, लास्ट मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे। तो मैं मेरठ गया था, शुभम के साथ गया था, शुभम कौशिक के साथ। तो हाँ जी, तो अभी वहां पे ना मतलब क्या है कि ऐसे मैं कभी मूवी वगैरह देखने के लिए जाता नहीं मैं, या तो मैं कभी बचपन में गया हूँ या तब गया था उस टाइम पे। तो वहां पे भाई वो मेरे ख्याल आई थिंक 300 या 400 रुपए के पॉपकॉर्न थे, और उसमें भी ये बोल रहा है कि सर वो मीडियम साइज दूं या कौन से वाला, वो लार्ज वाला देना है। मैंने बोला भाई 300 रुपए के कितने हैं, कह रहा मीडियम वाला। मेरा साला 300 रुपए के पॉपकॉर्न कोई खाता है। ठीक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड बनाया लोगों ने कि भाई अगर तुमने मूवी देखते हुए अगर तुमने पॉपकॉर्न नहीं खाया ना, तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। ऐसा स्टैंडर्ड सोसाइटी में बन गया है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम गलती से तुमने आके घर पे बता दे 300 रुपए के तुम पॉपकॉर्न खा के आए हो, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि 50 पैसे के तो मेरे भी याद है। एक अंकल आते थे हमारे यहाँ पे, वो जैसे आजकल भी वो आते हैं ना, वो अपनी वो लेके आते, ठेली से लेके आते हैं, तो उसमें हाँ 2 इतने बड़े बड़े पैकेट देते थे वो, 1 रुपए के। अभी तो शायद वो 5 रुपए के आते होंगे, 10 रुपए के आते होंगे, ठीक है ना।
तो अभी पता क्या, तुमने घर पे आके बता देना तो तुम्हें पता कितनी डांट मिलने वाली है, मेरे को पता है कि कितनी डांट मिलने वाली है। भाई ऐसे कोई होता है क्या 300 रुपए के 500 रुपए, मैंने बोला कि 300 का तो मीडियम वाला साइज था, लार्ज वाला तो कितने का था, 500 का था। कह रहे 500 रुपए के पॉपकॉर्न खा के आया तू, ठीक है ये अच्छा, अब उनकी दास्तान तो सुनो, घर वालों की दास्तान तो सुनो। अरे हमारा जमाना होता था 1 रुपए में ये, मतलब ये 2 पैकेट आते थे और 5 रुपए में पूरा घर छिक जाता था ऐसे, ठीक है ना। ये 500 रुपए के, ये साहब ज्यादा 500 रुपए के पॉपकॉर्न खा के आए हैं। मूवी का टिकट कितने का था, 300 रुपए का मूवी का टिकट था। अच्छा, और गया भी होगा यहाँ से, ठीक है ना। मतलब तुम भाई साहब एक मूवी देखने के लिए कितने रुपए खर्च कर गए, 1500 रुपए ठंडे करके आ गए तुम, समझ हाँ जी, अभी सुनो फाइनल कंक्लूजन सुनो घर वालों का। अरे सुनो भाई, इधर सुनो, घर वालों का फाइनल कंक्लूजन सुनो। अरे पैसों की कुछ वैल्यू नहीं समझते, आजकल 1500 रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए। वो छोटे बच्चे ने क्या कर दिए, 700 रुपए ऐसे ही खर्च करवा दिए, 2 छोटे छोटे बच्चों ने, और लिया क्या, किंडर जॉय, ठीक है ना, जिसमें से कुछ निकलता भी नहीं है। हाँ जी, समझ रहे हो आप बात बच्चों। तो भाई पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है। क्या हो रही है, चीजों के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि मनी अपनी वैल्यू क्या कर चुका है, खो चुका है, ठीक है ना। एक जमाना था कि जब 2 5 रुपए 10 रुपए की भी कुछ क्या होती थी, वैल्यू होती थी, है ना। अब 2 5 10 रुपए भिखारी को, तुम ना भिखारी उल्टा तुम्हें 20 दे के चला जाएगा, कहने लगे मेरे से बड़ा भिखारी तो तू ही है, ठीक है। तो वो मनी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। बेसिकली यही बताना चाहता हूँ। तो हमारी इकोनॉमी बच्चों से क्या बनती है, वीक बनती है, जब हमारे ही लोग हमारी करेंसी की क्या नहीं समझ रहे हैं, वैल्यू नहीं समझ रहे, क्या नहीं समझ रहे। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो वीक हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, वीक हो रही है बच्चों। बात समझ में आई। चलो, 4 आपको ये समझ में आए, इसके डिमेरिट्स। आगे चल सकते हैं क्या बच्चों, एक टॉपिक हमारा अभी भी वही चल रहा है। आप देख रहे होंगे तो सब हेडिंग चल रही है। भैया हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये मेन टॉपिक ये चल रहा है हमारा, कौन से वाला, सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट। अच्छा, सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट के कितने सिस्टम है, 3। पहला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा और तीसरा। जो फिक्स है, फिक्स के 2 बच्चे हैं, एक कौन सा, गोल्ड बच्चा, और दूसरा ब्रेटन वुड्स बच्चा। देखो पहली सब हेडिंग ये चल रही है पिंक कलर में, दूसरे वाली ये चल रही है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में 2 हेडिंग हो गई क्योंकि ये एक के बच्चे हैं, ठीक है ना। अभी हमने इसके क्या पढ़े बच्चों, फिर मेरिट्स पढ़े। क्या पढ़े, मेरिट्स पढ़े। तो ये किसकी भी सब हेडिंग है, ये किसकी सब हेडिंग है, पिंक वाले की ना, गोल्ड की नहीं, ये पिंक वाले की सब हेडिंग है, फिक्स की सब हेडिंग है। फिक्स की सब हेडिंग किसमें है, ब्लू में, मेरिट्स। अब उसकी भी सब हेडिंग किसमें है, ये मस्टर्ड कलर में है, ठीक है ना। ये देखो अब 3 4 हेडिंग यहाँ पे जो चल रही है, ये किसमें आ गई, किसमें आ गई, मस्टर्ड में आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके डिमेरिट्स, वो सेकंड वाली हेडिंग आ गई, ये हमने पढ़ा। फिर बच्चों हमने सेकंड वाली पिंक हेडिंग पढ़ी। अरे हिरार्की समझ में आ रही है आपको, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके फिर कोई बच्चे नहीं थे। तो यहाँ पे देखना इसकी जो सब हेडिंग है वो किस में चालू हो गई बच्चों, ब्लू में चालू हो गई, ठीक है, मेरिट्स। फिर मेरिट्स के अंदर वही मस्टर्ड में, और वापस से इसके फिर हमने डिमेरिट्स पढ़े, वो भी मस्टर्ड में, ठीक है। वापस से अब किस में आ जाते हैं हम, पिंक वाली हेडिंग में आ जाते हैं। कौन से वाली, जो थर्ड हमारा जो सिस्टम है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले सिस्टम में क्या होता था, फिक्स में गवर्नमेंट प्योर प्योर किसको फिक्स करती थी, एक्सचेंज रेट को फिक्स करती थी, है ना, जो कि आजकल चलता नहीं है। फिर कौन सा सिस्टम आया बच्चों पिक्चर में, फ्लेक्सिबल, जहां पे रेट किसके अकॉर्डिंग निकलता था। अच्छा, वो रेट सेल्फ एडजस्टिंग होता था, कैसा होता था, किसके अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। वहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता था। बच्चों बात करते हैं किसकी, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, मार्केट में रेट निकल गया, ध्यान से सुनना, मैं प्योर प्योर ये मैंने चालू कर दिया। मार्केट में रेट निकल गया, एक्सचेंज रेट निकल गया, ठीक है ना। मान लिया डॉलर का रेट है 82, वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग निकला, ठीक है। और अब ये रेट सरकार को मान लिया, ऐसा लगता है कि ये रेट बड़ा ज्यादा निकला है। क्या निकला है, ये ज्यादा निकला है रेट, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पिक्चर में आएंगे कौन, मोदी जी। कौन आएंगे, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो एक्सचेंज रेट निकला है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको लिमिट में करना चाहते हैं। किस में करना चाहते हैं,
यानी कि इसमें इंटरवीन करना चाहते हैं, इंटरफेयर करना चाहते हैं। रेट तो निकलेगा बच्चों किससे ही, डिमांड एंड सप्लाई से। लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि ये रेट क्या है, ज्यादा है, तो सरकार इसमें इंटरफेयर करेगी और इंटरफेयर करके इस रेट को क्या करने वाली है, लिमिट करने वाली है। क्या करने वाली है, लिमिट करने वाली है। यानी कि इसको अपने हिसाब से क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, नाम से डिफाइंड है, मैनेज्ड फ्लोटिंग। अगर फ्लोट कर रहा था रेट, अगर रेट क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, तो सरकार उसे क्या करेगी, मैनेज कर। डायरेक्टली सरकार नहीं करती, आरबीआई के थ्रू करवाती है। किसके थ्रू करवाती है, आरबीआई इसमें क्या करता है, इंटरवीन करता है बीच में। तो इसी को बोलते हैं बच्चों मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और ये ओकेजनली इंटरवेंशन होता है, कभी कभी। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, सरकार आरबीआई के थ्रू इंटरवीन तो कर सकती है, किसमें, एक्सचेंज रेट में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जब भी सरकार इस रेट को क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी ना, तब तब बेटा हमारी रैंकिंग क्या होती है, कम होती है। एक बात बताओ, जब कोई रेट निकल रहा है डिमांड एंड सप्लाई से, किससे निकल रहा है, सारे बच्चों को पता है वो पार रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। क्या होता है, सारे बच्चों को पता है वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है। कौन सा होता है, कि एग्जैक्ट रेट जो होना चाहिए वो है। जब एग्जैक्ट रेट डिमांड और सप्लाई से 82 का निकला है, सरकार बोल रही है नहीं हम इसे कितना करेंगे, 75 करेंगे, ज्यादा निकला है, ठीक है ना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए 82 सही नहीं है। तो आप मुझे बताओ, हमने यहाँ पे जबरदस्ती की ना, क्या की, जबरदस्ती। हमारी इंटरनेशनल मार्केट में इज्जत निखर के आएगी या और हमारी इज्जत पे दाग लगेंगे, दाग लगेंगे। अरे जाने दो जाने दो, तुम क्या ही करोगे, रेट निकला था तुम्हारा डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, तुम्हारी जो औकात थी ना वो इतनी थी कि तुम्हें 82 रुपीज देने थे, क्या लेने के लिए, $1 को लेने के लिए। तुमने अपनी जबरदस्ती करके ना अपने अकॉर्डिंग तुमने से एडजस्ट करके कितना किया, 75 किया। क्या किया, 75 किया। नालायको, तुम हमें क्या दे रहे हो, ₹7 कम दे रहे हो। तुम्हारी औकात कम, तुम्हारी औकात थी क्या, कम, तुमने अपनी मर्जी से अपनी औकात बढ़ाई है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, औकात कैसे बढ़ गई, रेट तो कम किया। अरे बच्चों रेट कम किया तभी तो औकात बढ़ी हमारी। अरे हमें 82 देने पड़ रहे थे, कितने देने पड़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरे को अपनी औकात बढ़ानी है तो मेरे को किसी चीज के लिए 82 देने पड़ रहे थे, तो मैं उसे 90 करूं या 82 से कम करूं, 82 से कम करूं तभी तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ना। हाँ बोलो। और अगर मेरे को 82 के बदले कितने देने पड़ रहे हैं, 90 देने पड़ रहे हैं, कितने देने पड़ रहे हैं, तो हमारी इज्जत बढ़ रही है, घट रही है। अबे पहले तुम्हें 82 देने पड़ रहे थे, अब 90 देने पड़ रहे हैं, तो तुम्हारी तो इज्जत और तुम्हारी तो औकात और धरती में मिल गई। हाँ बोलो ना। तो वैसा, तो बच्चों इससे रैंकिंग क्या होती है, कम होती है। तो दैट्स वाई कोई भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम बहुत कम इंटरवीन करें इसमें, किसमें, फ्लेक्सिबल सिस्टम में। जब इंटरवेंशन करते हैं तो कौन बन के आता है, मैनेज फ्लोटिंग, कौन बन के आता है। तो हर एक सरकार ही चाहेगी कि हम कम से कम इसमें क्या करें, इंटरवीन करें। लेकिन कई कई बार सरकार करती भी है। मेरा आपको आज आपको एक इंस्ट्रक्शन बोलो या रिक्वेस्ट बोलो, आपसे ये मैं बोल रहा हूँ कि आज आपको ये चीज फाइंड आउट करके लानी है कि जब भी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में इंटरवीन करती है, जो रेट डिमांड और सप्लाई से निकला है, यानी कि मैनेज फ्लोटिंग जब भी करती है, तो इसकी वजह से एक ना प्रॉपर हर एक कंट्री की रैंकिंग होगी कि ये कंट्री किस रैंक पे आती है, इस मामले में चेंज करने के मामले में किस रैंक पे आती है। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो वो रैंक फाइंड आउट करके लानी है आपको कि भारत वो किस रैंक पे है, भारत किस रैंक पे है। हाँ बोलो। अच्छा एक और सवाल पूछूं आपसे, ये रैंक जितनी कम होगी, कम से मतलब समझते हो आप, जैसे कि 1 2 3 4 5, एक तो ये है रैंक, एक है मान लिया 100 125 150 ऐसे रैंक है। तो कौन सी खतरनाक रैंक है, 1 2 3 4 5 या 100 150, 100 वाली खतरनाक है रैंक। हाँ जी, खतरनाक यानी कि जो हमारी इज्जत गिरा दे, वो कौन से वाली रैंक होगी, 1 वाली। बेटा रैंक 1 का मतलब क्या है, ये इंटरवीन करने में नंबर 1 है, ये इंटरवीन करने में नंबर 1 है। हाँ बोलो ना। तो हमारी इज्जत बढ़ा रही है, घटा रही है, और जितना नंबर ज्यादा होगा ये, यानी कि अगर मान लिया 200 कंट्रीज है, कितनी कंट्रीज है, और हमारी रैंकिंग 200 ही है, कितनी है, तो इसका मतलब क्या है, हम करते ही नहीं है, हम चेंजेस करते ही नहीं है, हमारा नंबर सबसे बाद में आता है, हमारे से पहले तो और भी बहुत बड़े वो है ना 30 मार्क, हाँ बाकी दूसरी कंट्री। हाँ बोलो ना, जो क्या कर देते हैं,
रेट को चेंज कर देते हैं। तो वो रैंकिंग इंडिया की निकाल के लानी है आपको, भारत की कितनी रैंकिंग है, ठीक है। टेलीग्राम पे पूछ लूंगा मैं आपसे। खैर पढ़ाऊं क्या इसको। अच्छा, जब ये सरकार क्या करती है, अभी थोड़ा सा एक बुलेट और सुन लो। सरकार जब इंटरवेन करती है किसमें, फ्लेक्सिबल में, तो कौन बन के आता है, मैनेज फ्लोटिंग। कौन बन के आता है, यहाँ पे फ्लोट को हम मैनेज कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है गंदी बात है, गंदी बात, गंदी गंदी। ये देखो लास्ट में देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। अरे हम फ्लोट कर रहे, रेट फ्लोट कर रहा था, तुमने जबरदस्ती अपनी मर्जी से उसे क्या किया, एडजस्ट किया अपने फायदे के लिए। अपने नुकसान के लिए तो चेंज नहीं करोगे ना तुम, अपने फायदे के लिए चेंज करोगे, तो अच्छी बात है बुरी बात है। तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग। इसे क्या बोलते हैं, एग्जाम में अगर आए कि एक्सप्लेन द डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, तो बॉडी के अंदर कुछ कुछ तो नहीं होगा ना कि ये क्या है, हमने तो तीन ही पढ़े थे, ठीक है ना। चलो जी देख लेते हैं। ये देखो मोदी जी कह रहे भाइयों बहनों रुक जाओ, अभी हम भी तो है। इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओ पागल बना रहे हमें, ऐसा तो किसमें होता था। अरे रुक तो जाओ यार, मेरे को पढ़ने तो दो पूरा। It is a system in which exchange rate is determined by the forces of demand and supply in the international money market. But आगे भी तो पढ़ लो। But at the same time रेट तो निकल रहा है किससे, डिमांड और सप्लाई से, लेकिन उसी टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरवीन करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई, नाम तो सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या करता है, इंटरवीन करता है टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट। किसको कंट्रोल करने के लिए, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट द एक्सचेंज रेट रिमेन्स विद इन द डिजायर्ड लिमिट, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो हद, अपनी हद में रह सके। किस में रह सके, हद में रह सके, ठीक है ना। आगे देखो, इन अदर वर्ड्स इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज। किसका ही सिस्टम है, फ्लोटिंग एक्सचेंज, यानी कि फ्लेक्सिबल का ही एक ऐसा क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है विद ओकेजनल इंटरवेंशन बाय द आरबीआई, जहां पे कभी कभार ओकेजनली आरबीआई क्या करता है, ओकेजनली जैसे होली दिवाली पे नहीं, ओकेजनली का मतलब यहाँ पे क्या है, जब भी चीजें हमारे फेवर में जा रही होगी या हमारे अगेंस्ट में जा रही होगी, तो जब जब इसे क्या करेंगे, अभी कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कभी ओकेजनली सोचो कि ओकेजनली का मतलब है होली पे करते होंगे, दिवाली पे करते होंगे, या अभी रक्षाबंधन आएगी तो उस पर करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब भी चीजें हमारे अगेंस्ट में जा रही होगी तब करेंगे। क्यों त्यागी जी, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। टू कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज रेट, किसको कंट्रोल करने के लिए। आगे इट इज अ हाइब्रिड, इट इज अ हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन किसका है, फिक्स का और, अच्छा आपको बताओ, ये कभी फिक्स दिखता है कभी फ्लेक्सिबल दिखता है, अपेरेंटली तो क्या होता है फ्लेक्सिबल, लेकिन गवर्नमेंट जबरदस्ती से क्या कर देती है, तो ये हाइब्रिड हुआ ना पहले दोनों का, फिक्स का और, क्या मैं मैनेज फ्लोटिंग को या डर्टी फ्लोटिंग को कॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का और फ्लेक्सिबल का, बिल्कुल बच्चों वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड सिस्टम होता है, यानी कि मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑफ अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्यों आयुष, पक्की बात, कोई शक तो नहीं है। नेक्स्ट, फॉर दिस द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके लिए क्या करना होता है, रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, किसके, फॉरेन एक्सचेंज के, यानी कि फॉरेन करेंसी के। आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी के रिजर्व मेंटेन करके रखता है बच्चों, टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो किसके अंदर रहे, टारगेटेड वैल्यू के अंदर रहे, डिजायर्ड लिमिट के अंदर रहे। से और नो, आपने हाँ बोल दिया बेटा, और आपको मुझे पता है ये वाला बुलेट समझ में नहीं आया, आपने हाँ तो जरूर बोला है, आ गया समझ में, एक्सप्लेन कर दो बस। अगर रेट ज्यादा हो गई हाँ तो आरबीआई उसे कंट्रोल करेगी, टारगेट वैल्यू के अंदर लाएगी, जो कैसे, कैसे वो कम कर सकती है ना, कैसे करेगी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे कम करेगी। सरकार ऐसे मुंह उठा करके, ऐसे आरबीआई से मुंह उठा करके ऐसे नहीं बोलेगी, ये 82 का रेट निकला है 75 कर दिया हमने, जाओ जिस पे जो होता वो कर लो, ऐसे नहीं भाई, ऐसे सरकार चलती है क्या, ये तो गुंडागर्दी है। फिर तो कोई चीजों का मतलब ही नहीं रह जाता ना,
भाई 82 का रेट निकला है और सरकार चल के अनाउंस कर दे कि 82 निकला है, जिसके बाद में दम हो 75 कर दिया, रोक सको तो रोक लो, ऐसा कोई ना होगा। कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा बार बार सवाल वही है कि कैसे। हाँ वेरी गुड, बोलो। आरबीआई रिजर्व मेंटेन करेगी, आरबीआई के थ्रू करेगी, तो आरबीआई भी जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना, कोई तो प्रोसेस लगाएगा। करेंसी उसे, करेंसी तो कम छापेंगे, और क्या करेंगे, खरीदेंगे। बेटा खरीदने से तुम्हें नहीं लगता कि और ज्यादा रेट हो जाएगा? मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर नोट छापेंगे तो। हाँ जी, आपने हाँ बोली है, और मैंने एक बार आपको बताया था कि बेटा क्लास को ना कैसे ऑपरेट करना है, ये प्योर टीचर के हाथ में होता है। वो चाहे तो बच्चों को नॉमिनल से नॉमिनल चीजों पे हाथ बढ़वा के आगे चल सकता है, और वो चाहे तो डीप में उतर करके ना बच्चों की प्यास और भी बढ़ा सकता है। आप बताओ, आपने हाँ बोला है। देखो फिर गए, अरे हमने नहीं बोला। चलो सुनो अभी बच्चों, इस चीज का कभी हमें एहसास ही नहीं होता। मतलब अगर हम ऊपर ऊपर से भी पढ़े ना, तो एक टीचर कभी बच्चे को एहसास ही नहीं होने देगा कि तुझे और भी पढ़ना था, ठीक है ना। लेकिन तो फिर भैया ऐसे तो फिर हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसमें और भी चीजें हो सकती है। बेटा जिंदगी में ईमानदारी भी कुछ चीज होती है, और अगर तुम अपने आप से ईमानदार हो, अपने काम से ईमानदार हो, तो तुम सारी चीजें बता के चलोगे यहाँ पे बच्चों को, ठीक है ना, जितनी जरूरी है यहाँ पे। और नहीं तो नहीं। अब ये जरूरी समझना है, मतलब ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि आरबीआई इस रेट को कैसे मेंटेन करती होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट को। समझो बात आप, मैं अगर डॉलर की डिमांड करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं, ठीक है, आपसे पूछना चाहता हूं डॉलर वालों के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? सारे बच्चे बताओ, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि डिमांड आ रही है। और यू नो वेरी वेल कि जब डिमांड आती है, और ये, और अब समझ, अरे भैया प्लीज, ठीक है ना, हम भी कुछ बता रहे हैं, जब थोड़ा बहुत ज्ञान हमें, जैसे गली मोहल्ले के टीचर हैं हम, तो थोड़ा बहुत हमें पता है तो वो सुन लो, ठीक है, उसके बाद हम सुन लेंगे। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, पिछले चैप्टर में डिस्कशन हुआ था कि अगर पहले डिमांड बढ़ी तो सेकंड एंड पे प्राइस बढ़ेंगे, और अगर पहले एंड पे प्राइस बढ़े तो डिमांड घटेगी। ये बहुत अच्छा सा डिस्कशन हुआ था, हमारा प्यारा सा डिस्कशन हुआ था। अभी मैं उसी डिस्कशन को यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है ना, और देखना कि डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। हम डिमांड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं डॉलर की, तो डॉलर के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड पे क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब ये रेट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, 82 का निकल गया रेट। सरकार को लग रहा है कि ये रेट 82 का तो होना नहीं चाहिए, ये तो हमारे किस में चला जाएगा, अगेंस्ट में चला जाएगा, ये तो रेट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये रेट तो टारगेटेड वैल्यू के अंदर होनी चाहिए। जबरदस्ती तो करेंगे नहीं कि चलो हमने बोल दिया 75 है और जिस पे जो होता है वो कर लो, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है ना, ये तो तानाशाही हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। आपको डेमोक्रेटिकली क्या करना है, चीजों को लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बराबर से पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई से सरकार क्या बनवाती है, या आरबीआई क्या बनाता है, रिजर्व्स बनाता है, किसके, फॉरेन एक्सचेंज के, किसके, यानी कि वो अपने यहाँ पे क्या मेंटेन करके रखेगा, रिजर्व मेंटेन करके रखेगा, ठीक है ना। अगर हमारी इकोनॉमी को प्रॉपरली चलाना है, आपको स्मूथली चलाना है, तो आरबीआई के पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 200 करोड़ रुपए के रिजर्व्स होने चाहिए। कितने करोड़ के रिजर्व्स होने चाहिए? जिसमें से कि 115 करोड़ की तो होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी, बाकी के 85 करोड़ का होना चाहिए गोल्ड। क्या होना चाहिए? लेकिन मजे की बात यह है, आज हमारे मोदी जी का देश है, ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि आज के दिन पे आरबीआई के पास, मतलब होने तो चाहिए, मिनिमम लिमिट तो कितनी है, 200 करोड़ की, लेकिन हमारे पास बड़े ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स है। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये फाइंड आउट करके लाना है कि आज के दिन पे हमारे आरबीआई के पास कितने रिजर्व्स है, कितने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स है, ठीक है ना। और आप देखोगे ना, थोड़ा
मेरे इकोनॉमिक्स वाले टेलीग्राम को ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके देखना, मीडिया में चले जाना, मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था, वहां पे भी मैंने कुछ वहां पे पोस्ट वगैरह करी थी, तो वो भी आप वहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। खैर नेट पे तो मिल ही जाएगा आपको, गूगल पे तो करोगे तो आप, बाकी हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। हाँ जी, तो अब ना ये कौन जो है ना आरबीआई, आरबीआई क्या बनाता है बच्चों, सारे बच्चे सुनो, आरबीआई रिजर्व बनाता है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। क्या है, अभी मैं इंपोर्टर हूं वरुण, मैं इंपोर्टर हूं, जो यूएसए से क्या करता हूं, इंपोर्ट करता हूं, तो मेरे को डॉलर परचेज करने पड़ेंगे। क्या परचेज करने पड़ेंगे, डॉलर परचेज करने पड़ेंगे। और डॉलर मैं बैंक से परचेज करूंगा, अपने वाले बैंक से। मेरे वाला बैंक कहां से परचेज करेगा, फॉरेन से परचेज करेगा। कहां से परचेज करेगा, फॉरेन से परचेज करेगा। मतलब फॉरेन से परचेज करने का मतलब है करेगा तो आरबीआई के थ्रू, लेकिन आरबीआई भी तो कहां से परचेज करेगा, वो फॉरेन से परचेज करेगा। अच्छा, डिमांड जा रही है डॉलर की, जा रही है कि नहीं जा रही है, और जब डिमांड जा रही है तो रेट बढ़ते जा रहा है, सारे बच्चों को पता है। मेरे को यहीं पे कुछ तो एडजस्टमेंट करना है। मैं क्या कर दूं, अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं इस डिमांड को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, अगर मैं डिमांड को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, तो क्या ये जो रेट है ये कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं इंपोर्टर को ये तो नहीं बोल सकता ना, सरकार ये तो नहीं बोल सकती ना इंपोर्टर को, भाई तू इंपोर्ट मत कर, तू इंपोर्ट मत कर और अपना धंधा बंद कर दे, नहीं कर सकते ना। लेकिन सरकार क्या करके रखती है, आरबीआई के थ्रू रिजर्व्स बनाती है ऑलरेडी, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। जो डॉलर आरबीआई ने किसको कहां से परचेज करने दे, फॉरेन से परचेज करने दे। कहां से परचेज करने दे, वो बोलेंगे ए फॉरेन से परचेज अब हम नहीं करेंगे, अब हमारे पास ही जो रिजर्व थे ना, हम उन्हें रिलीज कर देंगे। क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। हमारी इकोनॉमी में डिमांड आ रही है डॉलर की, आ रही है कि नहीं आ रही है, डॉलर की डिमांड आ रही है, लेकिन उसको कॉप अप कहां से करेंगे, अपने जो रिजर्व बनाए थे। कहां से बनाए थे, जो अपने रिजर्व बनाए थे ना ऑलरेडी पहले हमने, उनमें से क्या करेंगे, उस डॉलर को यूज करेंगे हम। अच्छा, जब डॉलर को हम अपने रिजर्व में से यूज करेंगे तो आगे डिमांड नहीं जा रही होगी ना फॉरेन में, जब डिमांड नहीं जा रही तो उनका ऑटोमेटिक रेट क्या होगा, कम। अरे उनके नखरे ढीले होंगे ना थोड़े। हाँ बोलो, बात समझ में आएगी। यानी कि अगर रेट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो जो आरबीआई है ना, वो अपने रिजर्व्स को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। पक्की बात है, ऐसे होता है। हाँ बोलो, कोई शक, समझ में आया ना। ऐसे नहीं बोलेंगे कल से 75 जो होता वो कर लो, ये चीज समझाना था मेरे को। अभी पढ़ो इसको, इस वाले बुलेट को भी पढ़ो। फॉर दिस द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व, सेंट्रल बैंक क्या करती है, और यहाँ वाले केस में क्या कर देगी, रिजर्व्स को रिलीज कर देगी। क्या कर देगी, डॉलर जो फॉरेन से परचेज करने पड़ रहे थे, अब वो फॉरेन से नहीं अपने रिजर्व्स में से परचेज करेंगे, जब तक इनके नखरे ढीले, जैसे इनके नखरे ढीले हो जाएंगे फिर रिजर्व्स बना लेंगे अपने सस्ते रेट में। समझ में आई बात। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे, वो फॉरेन एक्सचेंज टू इंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू। और ये करना बच्चों अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप मैनिपुलेशन ही कर रहे हो एक टाइप से। जब चीजें निकल के आ रही है नॉर्मली मार्केट में, और तुम उसे क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। तो दैट्स वाई बच्चों इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, कोई शक। बस ये टॉपिक इतना ही है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है ना। कल की क्लास, अभी जाना नहीं है मेरे को, 2 मिनट 5 मिनट का समय दो। कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। अगर कल की क्लास में अगर आप एब्सेंट हो गए ना, तो समझो फिर आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। कल की क्लास बड़ी टेक्निकल होने वाली है, पक्की बात। तो कल सारे बच्चे टाइम से आ जाना, ठीक। 6:30 बजे हम क्या कर देंगे, अपना बैच स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतने करते हैं, बाकी करेंगे कल।